ओके ओके, थैंक यू सो मच। आज का जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन है इसके माइक कट हो। अच्छा, जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन है बेसिकली वो उसके अंदर मैं इन्वर्टर की वर्किंग के ऊपर नहीं जाऊंगा, इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, इन्वर्टर को इंस्टॉल कैसे करते हैं लोग, हम इसके पैरामीटर्स के ऊपर जाएंगे कि ये बाकी इन्वर्टर से डिफरेंट किस तरीके से है और इसमें क्या ऐसी चीज है कि जो इसको बाकी मार्केट के इन्वर्टर से डिफरेंट करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, ये प्रेजेंटेशन के कुछ कंटेंट्स हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशंस होंगी, उसके बाद नोक्स की जो एक्सेसरीज हैं उनके बारे में बताया जाएगा। देन हम इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के ऊपर आएंगे। देन कमीशनिंग के अंदर हम आएंगे कि इन्वर्टर का ऑपरेशन क्या है, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्मार्ट मीटर और जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को कनेक्ट किस तरह किया जाता है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है इन चीजों के अंदर। और सबसे लास्ट में मैं आऊंगा कि क्लाउड एप्लीकेशन को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। एट दी एंड हम एप्लीकेशन के पैरामीटर्स देखेंगे कि इन्वर्टर के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, हाई वोल्टेज किस तरह सेट करने हैं, लो वोल्टेज पैरामीटर किस तरह सेट करने हैं, जेनसेट के साथ इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है। और लास्ट में जो इसके एरर कोड्स हैं, जो ट्रबल शूटिंग्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद एंड में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दरमियान में फिर इंटरप्शन होती है तो प्रेजेंटेशन का रिदम टूट जाता है। ओके, वी हैव एसवे नॉक्स G2 सीरीज। अभी हमारे पास 5 किलोवाट सिंगल फेज में अवेलेबल है, जो कि बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के साथ है। इसके साथ सीरीज पहले से आती हैं, आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। 6500 वाट का पीवी इंस्टॉल होता है इसके साथ, बिल्ट इन एसपीडीज है और नेचुरल कूलिंग के साथ है विदाउट फैन, क्योंकि छोटा इन्वर्टर है, हीट अप होने के चांसेस कम होते हैं। जो हमारे पास इसके बाद हमारी प्राइम सीरीज अवेलेबल है, वो 5 किलोवाट से 20 किलोवाट की सीरीज अवेलेबल है। एंड दिस इज वन ऑफ द फ्यू एंड वन ऑफ द पायनियर इन्वर्टर्स इन पाकिस्तान कि जो 600-650 वाट के पैनल को भी सपोर्ट करता है। इस वजह से क्योंकि इसके अंदर एक एमपीपीटी ट्रैकर 26 एम्पियर का है, जो कि शॉर्ट सर्किट पे है। ओपन सर्किट अगर इसको आप लोड के ऊपर जाएंगे तो वो 40 एम्पियर 26 एम्पियर का है, अगर शॉर्ट सर्किट पे जाएंगे 40 एम्पियर का है। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी पिछले दिनों ग्रुप्स के अंदर भी, आप सारे लोग माशाल्लाह ग्रुप्स के अंदर भी हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन आई कि नहीं जी ये 26 एम्पियर का जो कंट्रोलर है 13 के दो कंट्रोलर को पैरेलल किया हुआ है, कपल किया हुआ है। हालांकि इस तरह की चीज नहीं है, इसके अंदर दो सेपरेट कंट्रोलर्स हैं, जो कि एक 26 एम्पियर का कंट्रोलर है और एक 13 एम्पियर का कंट्रोलर है। अगर आप 650 वाट का पैनल लेते हैं और 20 पैनल्स की सिंगल स्टेज 26 एम्पियर के कंट्रोलर पे इंस्टॉल कर देते हैं, तो देन ये आपको 10 किलोवाट की पूरी आउटपुट देगा सिंगल कंट्रोलर के साथ। क्योंकि ये इन्वर्टर जो है ये 1.5 टाइम्स डीसी ओवरसाइजिंग कर सकता है। इसका मतलब क्या है ओवरसाइजिंग का, कि आपका अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप उसके साथ 15 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। अगर आपका 15 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप 22 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। अगर आपका इन्वर्टर 20 किलोवाट का है तो आप 30 किलोवाट के उसके साथ पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। जो हमारा G2 सीरीज का 50 किलोवाट का नेक्स्ट इन्वर्टर आ रहा है, उसके साथ आप 75 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक जो हमने बहुत चेंज करवाया उनसे, हमने ये मॉडल वही लेके आए हैं जो बेसिकली इंडियन मार्केट में चल रहा है। अब इंडियन मार्केट की मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर, उनकी एनवायरमेंटल कंडीशंस सारी की सारी पाकिस्तान से रिजेंबल करती हैं। तो हमने वही मॉडल लेके आए जो इंडियन मार्केट में चल रहा था। अब इंडियन मार्केट में मॉडल में डिफरेंट क्या चीज था यूरोपियन मॉडल से। अब यहाँ पे आप बहुत सारे इन्वर्टर्स देखते हैं जो फैनलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं। अब जिस तरह के मैं फैसलाबाद से हूँ, मुल्तान है, उसके बाद आपका कराची है, यहाँ पे मोस्टली 48, 45, 46 डिग्री चल रहा होता है और जो कंपोनेंट टेम्परेचर है वो चला जाता है 60+ डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री के ऊपर। और अगर हमने क्लीनिंग अच्छे तरीके से ना किया तो वो 90 डिग्री को भी क्रॉस करता है। तो हीट सिंक को कूल करने के लिए हमने फोर्स कूलिंग मैकेनिज्म इंस्टॉल किया है। इसके अंदर हमने एक्सटर्नल फैन IP65 इसके अंदर दिए हैं, ठीक है। एक तो हमने कन्वेंशनल कूलिंग है इसकी, साथ में इसकी फोर्स कूलिंग भी है, जिसकी वजह से अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया है, हमने तकरीबन इसके 800 यूनिट बेच चुके हैं अभी तक, और अभी तक हमें सिंगल कंप्लेन नहीं आई ओवर हीटिंग की। सेकेंडली ये कि हमारे लोग जितने इंस्टॉलर्स हैं वो इसको इंस्टॉल करने सही तरह से नहीं करते। वो इन्वर्टर को देखते हैं कि टीवी लॉन्च में खूबसूरती से लगाया जाए, उसकी वेंटिलेशन का कभी किसी ने ख्याल नहीं किया, तो जिसकी वजह से हमें ओवर हीटिंग के इश्यूज पहले वाले मॉडल्स में आए। अब जो G2 सीरीज लॉन्च किया उसमें हमने फोर्सफुली उसके अंदर फैन लगवाया, ताकि अगर किसी भी जगह पे आप वेंटिलेशन नहीं दिया तो वो उसकी हीट सिंक कूल हो सके। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट है 25 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट के जो इन्वर्टर हैं,
इसके अंदर 3 से लेके 5 एमपीपीटी हैं। अब जो 50 किलोवाट का नेक्स्ट इन्वर्टर आ रहा है हमारे पास, उसके अंदर 5 एमपीपीटी हैं और पांचों के अंदर 2 इनपुट स्ट्रिंग्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी किस्म के पैनल लगाना चाहें, 650 वाट के लगाना चाहें, 330 वाट के लगाना चाहें, 440 वाट के लगाना चाहें, तो आप मिक्सअप करके भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी जो हमारे पास करंटली अवेलेबल मार्केट में इन्वर्टर है, जो हमारे पास इन्वेंट्री में इन्वर्टर है, 50 किलोवाट का इन्वर्टर है। दिस इज द सेम इन्वर्टर जो SMA मैन्युफैक्चर कर रहा था। SMA में इसी इन्वर्टर का मॉडल नेम है सॉलिड Q50 के नाम से, ठीक है। इसकी सारी की सारी एसेसरीज, इसकी सारी का सारा बोर्ड, इसके सारी का सारा आर्किटेक्चर वो SMA सॉलिड Q50 का है। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसकी जो DC ओवरसाइजिंग है वो 1.3% है और 62,500 वाट इसके ऊपर लग सकता है। इसके अंदर 3 कंट्रोलर्स हैं, 30, 30 और 40 एम्पियर के। अगर आप इसको शॉर्ट सर्किट पे जाएं तो 45, 45 और 60 एम्पियर के कंट्रोलर बनते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर भी आपको किसी भी किस्म का पैनल लगाने में कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट जो नॉक्स की एसेसरीज के ऊपर आते हैं हम, तो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, बेसिकली जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस ये है एक स्मार्ट मीटर है। दिस इज अ थर्ड पार्टी स्मार्ट मीटर। ये नॉक्स का या सोलप्लैनेट का या एसपी का अपना नहीं है, ये थर्ड पार्टी स्मार्ट मीटर है। अब ये स्मार्ट मीटर मुख्तलिफ और भी इन्वर्टर्स के साथ लग रहा है। जो हमारे पास मॉडल इस टाइम कंपेटेबल है वो एस्ट्रॉन का मॉडल कंपेटेबल है। तो एस्ट्रॉन का मॉडल आप लेके उसको आप एज अ जीरो एक्सपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी मॉडल को आप एज अ स्मार्ट मीटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इसके बाद हमारे पास एक डिवाइस है AI-COM। AI-COM बेसिकली SMA की एक डिवाइस है, होम मैनेजर। शायद आप लोगों ने सबने काम किया हो उसके ऊपर। तो होम मैनेजर को बेसिकली हमने AI-COM का नाम दिया है। अब AI-COM मल्टीपल इन्वर्टर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। किसी जगह पे आपने 50 किलोवाट की साइट 250 किलोवाट की साइट इंस्टॉल किया, किसी जगह पे आपने 1 मेगावाट की साइट इंस्टॉल की है। तो अब आप डेजी चेन के थ्रू कनेक्ट करके सारे इन्वर्टर्स को आप एक ही डिवाइस लगा के सिंगल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका सारे का सारा डाटा ले सकते हैं। आपको अलग-अलग डिवाइसेस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जाते हैं जी हम पैकिंग लिस्ट के ऊपर। जब आप इन्वर्टर आप बाय करेंगे तो इसकी पैकेजिंग के अंदर आपके पास इन्वर्टर आएगा, वॉल माउंट ब्रैकेट आएगी, आपके MC4 कनेक्टर्स आएंगे, DC कनेक्टर्स आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रूज, वाईफाई स्टिक इसमें बिल्ट इन है। वाईफाई स्टिक अलग सफाई करने की जरूरत नहीं है, ये पैकेज के अंदर ही आती है। और इसके बाद कम्युनिकेशन कवर के 2 पीसेस होंगे इसके। इंस्टॉलेशन पोजीशन ये बहुत क्रिटिकल मैटर है। हम इसकी लेवलिंग नहीं करते, इसकी वजह से इसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं तो कैपेसिटर्स प्रॉब्लम कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कैपेसिटर्स के अंदर फ्लूइड होता है। अगर आप उसको लेवल नहीं करते तो वो कैपेसिटर्स वगैरह खराब होने का इसका खतरा होता है। इसलिए जो फर्स्ट पोजीशन दी गई है, अगर तो स्ट्रेट वॉल है तो वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी अपसाइड टिल्ट है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डाउन साइड टिल्ट है तो फिर इन्वर्टर प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इसके फैन के अनबैलेंस होने का इशू आता है और दूसरे तीसरे प्रॉब्लम भी इसके अंदर आते हैं। तो 15 डिग्री से ज्यादा हम इसको इंस्टॉल करना मुनासिब नहीं समझते। 15 डिग्री से ज्यादा इंस्टॉल किया जाए इसको टिल्ट में। जो वेंटिलेशन का मैं जिक्र कर रहा था, तो वेंटिलेशन भी आप ये देखेंगे इसको हर साइड से 500 mm एटलीस्ट आप डिस्टेंस एक से दूसरे इन्वर्टर के दरमियान है। हमने एक साइड इंस्टॉल की 800 किलोवाट की। अब उसके अंदर ओवर हीटिंग का इशू आ रहा था। अब हमें इनिशियली नहीं पता लगा कि क्यों इशू आ रहा है। हम वारंटीज वाले चक्कर में पड़ गए, हमने कहा यार इन्वर्टर के कंपोनेंट्स ओवर हीट हो रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा था वहां पे कि एक इन्वर्टर एक दूसरे के साथ स्टैक किया हुआ था। अब पहले वाला इन्वर्टर फैन सक करता था, दूसरे इन्वर्टर के अंदर फेंकता था उसकी हीट, ठीक है। इस तरह वो चेंज चलनी शुरू हो गई। तो दरमियान वाले जो 2, 3, 4 इन्वर्टर थे, ठीक है, वो हीट अप होना शुरू हो गए। हमने उसकी पोजिशनिंग अप साइड इस तरह करके एक ऊपर किया, एक नीचे किया, फैंस को थोड़ी क्रॉसिंग दी, ऑटोमेटिकली वो चीजें बेहतर हो गई। तो इंस्टॉलेशन बेसिकली साइट जहां पे आपने लगाना है उसकी जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपने उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लेनी है। उसके बाद IP65 रेटिंग के अंदर बहुत सारे भाव हैं कि IP65 जो है वो वाटरप्रूफ रेटिंग होती है, डस्ट प्रूफ रेटिंग होती है, दैट्स करेक्ट। लेकिन हम IP65 रेटिंग वाले इन्वर्टर को आउटसाइड लगा सकते हैं, लेकिन अंडर द शेड लगाना चाहिए उसको, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट से उसको बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पहले ही 40 डिग्री का टेम्परेचर है और अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट से हिट कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो 7, 8, 10 डिग्री उससे भी ऊपर चला जाएगा। जो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है उसकी हीट डेसिपेशन में प्रॉब्लम आएगा। सेकेंडली ये कि IP65 जो रेटिंग है वो स्प्लैश प्रूफ होती है और वाटर प्रूफ नहीं होती। पहली बात तो ये
स्प्लैश प्रूफ का मतलब ये अगर बारिश पड़ जाती है उसके ऊपर तो बारिश का पानी पड़ के उससे नीचे गिर गया, दैट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पानी के अंदर डिप कर दें। वो IP67 या IP68 रेटिंग आती है, वो हमारे अमूमन मोबाइल फोन्स में आती है, दूसरी चीजों में आती है, इसमें उसकी जरूरत नहीं है बेसिकली। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के ऊपर आते हैं इसके। तो इन्वर्टर की डाउन साइड पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था नीचे फैन लगा हुआ है हीट सिंक को कूल करने के लिए, और ये एक्सटर्नल फैन है, इसको बहुत इजीली आप जैक टू जैक कनेक्ट करके आप इसको साफ भी कर सकते हैं और निकाल के आप इसको लगा भी सकते हैं। फर्स्ट पे आपका आ गया डिस्कनेक्टर स्विच आ गया, AC डिस्कनेक्ट DC डिस्कनेक्टर स्विच, MPPT 1 आ गया, MPPT 2 आ गया। देन हमारे पास D पे जो बना हुआ है ये हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए है। अगर हमने 10-10 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 50 किलोवाट का सिस्टम लगाया है और हम मॉनिटरिंग डिवाइस एक ही यूज करना चाह रहे हैं, उसको कलेक्टिवली क्लाउड के ऊपर एक ही जगह पे डाटा लेना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसकी RS485 पोर्ट से हम डेजी चेन बना के अगले से अगले पे ले जाएंगे और आखिरी इन्वर्टर के साथ मॉनिटरिंग डिवाइस कनेक्ट कर देंगे। तो ये RS485 भी इसमें है और RS232 भी पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। E वाली जो पोर्ट है, E वाली पोर्ट डेडिकेटेड है वाईफाई के लिए, ठीक है, और जो F वाली पोर्ट है वो आपके पावर कनेक्टर है। ओके, अब बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने G2 सीरीज नई लॉन्च की है, हमें कस्टमर का भी बहुत ज्यादा फीडबैक आता है कि LCD नहीं है इसके ऊपर। बेसिकली जिस इन्वर्टर की आप वारंटी 5 साल की दे रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं होना चाहिए जो जल्दी खराब होने वाला हो। आप LCD देख लें, आप मोबाइल के LCDs देख लें, इवन आप कैलकुलेटर की देख लें, अपनी गाड़ी की LCD देख लें, अगर वो ज्यादातर धूप में खड़ी रहेगी तो वो ब्लैकआउट हो जाती है, उसके डिजिट खत्म होना शुरू हो जाते हैं और दूसरे तीसरे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो जितनी भी इन्वर्टर कंपनीज हैं, जिस तरह लीडिंग कंपनीज हैं, हवावे हो गई, सनप्रो हो गई, ठीक है, सब ने अपने डिजाइन मैकेनिज्म में से LCD को रिमूव कर दिया। तो सोल प्लैनेट ने भी उसी को फॉलो किया है। तो यहाँ पे अब सिर्फ हमारे पास 3 LEDs हैं, एक आपकी सोलर की LED है, एक आपकी कम्युनिकेशन की LED है, और जो थर्ड वन है वो हैजर्ड की LED है। इसके अंदर हैजर्ड का मतलब ये है कि जब वो आपका इन्वर्टर फॉल्ट भी होगा तो वो हैजर्ड की LED दे देगा। नॉर्मल कंडीशन में इन्वर्टर की सोलर की LED चल रही होगी, कम्युनिकेशन की LED ब्लिंक कर रही होगी, और जो थर्ड वन पे हैजर्ड की LED है वो ब्लैकआउट होगी, बिल्कुल वो बंद होगी। अगर किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आता है, या अगर किसी भी जगह पे आपने कम्युनिकेशन करनी है, डेजी चेन में कम्युनिकेशन करनी है, या आपने जीरो एक्सपोर्ट को कनेक्ट करना है, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ सोलर वाली लाइट चल रही होगी। अगर आपने उसकी सोलर की इनपुट, डेफिनेटली सोलर की इनपुट देंगे तो इन्वर्टर ऑन होगा। सारे के सारे इन्वर्टर DC ऑपरेटेड होते हैं, और कम्युनिकेशन की लाइट आपकी ब्लिंक करना शुरू कर देगी। इसका मतलब है कम्युनिकेशन इज ओके विद द इन्वर्टर या डिवाइस, और थर्ड वाली जो है वो बंद होगी। और हैजर्ड की कंडीशन में अगर इन्वर्टर में किसी किस्म का फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो ऊपर वाली दोनों लाइटें बंद हो जाएंगी, नीचे वाली सिर्फ हैजर्ड की लाइट चलना शुरू हो जाएगी। और जितने भी एरर कोड है वो हम रीड कर सकते हैं इसकी ऐप से, क्योंकि इसके अंदर LCD नहीं है, तो हम पीयर टू पीयर एप्लीकेशन में जाके वहां से हम इसके एरर कोड रीड कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास डिवाइस है वो है वाईफाई डिवाइस है। वाईफाई भी हमारे पास अवेलेबल है, और रिमोट एरियाज के लिए 4G डिवाइस भी हमारे पास अवेलेबल है। आप सिम डाल के इसको आप रिमोटली भी कनेक्ट करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशन आती हैं कि आपने इन्वर्टर कोई 1 मेगावाट का आपने सिस्टम लगाया, लेकिन आपके पास वहाँ पे वाईफाई राउटर्स नहीं है, वाईफाई कनेक्शंस नहीं है, या आपने रिमोट साइट पे लगाया है, तो आप ये वाली डिवाइस यूज करके आप 4G सिम यूज करके किसी भी नेटवर्क की आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं इसकी, क्योंकि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंस्टॉल करने के बाद इन्वर्टर जो हमें सबसे ज्यादा हमारे इंस्टॉलर को प्रॉब्लम आता है वो सिर्फ और सिर्फ वाईफाई कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है कि वाईफाई किस तरीके से इंस्टॉल करना है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वाईफाई कनेक्शन जितने भी इन्वर्टर्स आज तक मैंने यूज किए हैं। आपको सोल प्लैनेट से आप सर्च कर लें, आप आइसवे के नाम से सर्च कर लें, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं या ऐप स्टोर पे जाएं, आप वहां पे आप डाउनलोड करेंगे, आपका ये इंटरफेस आपके पास ऐप का आ जाएगा। जिस तरह ही आप इन्वर्टर ऑन करेंगे, इन्वर्टर ऑन करने के बाद आप वाईफाई स्टिक लगाएंगे, तो वाईफाई स्टिक लगाने के बाद ऑटोमेटिकली इन्वर्टर एक वाईफाई सिग्नल जनरेट करेगा। वो वाईफाई सिग्नल हर इन्वर्टर का आइसवे प्लस उसके कोड के साथ डिफरेंट होगा। अब जिस तरह ही आपके वो वाईफाई सिग्नल जनरेट हो, आपने उस वाईफाई सिग्नल को कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल के साथ। आपने वो आपसे नेक्स्ट स्टेप में आपसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। वो पासवर्ड आपका वाईफाई स्टिक के ऊपर गिवन है, जो रजिस्ट्रेशन कोड दिया हुआ है, ये Q3P इस तरह करके लंबा सारा है, 16 डिजिट का। आपको उसको डालेंगे, डालने के बाद कनेक्ट करेंगे, आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा और आप इन्वर्टर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेंगे।
सेकंड स्टेप में आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोकल मोड पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एलसीडी नहीं है तो उन्होंने लोकल मोड की एप्लीकेशन दी है कि अगर वहां पे इंटरनेट नहीं भी अवेलेबल और आप स्टेटस लेना चाहते हैं इन्वर्टर का, तो आप डायरेक्टली वाईफाई के साथ कनेक्ट करके इन्वर्टर के आप उसका स्टेटस ले सकेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इन्वर्टर में। खैर हम लोकल मोड के अंदर जाएंगे, लोकल मोड में जिस तरह हम जाएंगे इन्वर्टर को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वहां पे आईपी एड्रेस आ जाएगा, आप इस आईपी एड्रेस को क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। अब ये आपके पास मॉनिटरिंग डिवाइस डिटेल्स आ गई सारी की सारी, ठीक है। फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने वाईफाई को, इन्वर्टर को कनेक्ट करवाना है अपनी होम वाईफाई के साथ। आप सबसे पहले क्लिक करेंगे WLAN के ऊपर, WLAN पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास वो मांगेगा जी अपने घर के राउटर का या ऑफिस के राउटर का आप हमें यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करें। जिस तरह ही आप यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे आपका वो सेटिंग ओके करेगा और ऑटोमेटिकली वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एसवे का जो वाईफाई है वो दोबारा अपीयर नहीं होगा। ओके, सेकंड स्टेप में जब आप इसको कॉन्फ़िगर कर चुके होंगे अपने घर के नेटवर्क को, अपने नेटवर्क के साथ, अपने वाईफाई के साथ, तो अब आ जाएगी बात एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की। आप सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करके दो तरीके हैं एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के, एक वाया फोन और दूसरा वाया ईमेल। सबसे इजीएस्ट जो है वो वाया फोन है, ठीक है। आप वाया फोन पे क्लिक करें, क्लिक करके अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करें, अपना मोबाइल नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना कोड को क्लिक करें। जिस तरह आप कोड को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कंफर्मेशन कोड, ठीक है। वो 6 डिजिट कोड आप इसमें डालेंगे, डालने के बाद ओके करेंगे तो आप या एक पोर्टल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप वो अपना यूजर नेम है वो आपका मोबाइल नंबर और प्लस जो उसका पासवर्ड है वो आप एंटर करेंगे तो आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये हमारी मेन स्क्रीन है मॉनिटरिंग ऐप की। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो नीचे आप एक प्लस का साइन देख रहे हैं, आप उस प्लस साइन को क्लिक करेंगे। प्लस साइन को क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला थर्ड पेज ऑप्शन आ जाएगा। इस पेज के ऊपर आपको एक QR कोड रीडर नजर आ रहा है। उस QR कोड रीडर को आप ओपन करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आपने वाईफाई मॉनिटरिंग डिवाइस के ऊपर जो QR कोड बना हुआ है जस्ट उसको स्कैन करना है। जिस तरह आप उसको स्कैन करेंगे सारी इंफॉर्मेशन खुद ही फिलअप हो जाएगी। सिर्फ आपने ये बताना है कि आपका सिस्टम कितने किलोवाट का है और आपने अपना प्लांट नेम क्या रखना है। जिस तरह इसके अंदर लिखा हुआ है स्मार्ट सोलर लिखा हुआ है, सफदर सईद लिखा हुआ है, अंसवार होम लिखा हुआ है, इस तरह जो भी आपने नाम सेलेक्ट करना है वो आपका नाम सेलेक्ट हो जाएगा। आप ओके करेंगे, इसको 5 से 7 मिनट आप देंगे और उसके बाद ये डाटा ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जाना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज अ मैटर ऑफ ओनली 5 मिनट्स। ओके, अब हम आते हैं स्मार्ट मीटर या जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के ऊपर। स्मार्ट मीटर मैं इसको क्यों कह रहा हूँ? स्मार्ट मीटर इसलिए कह रहा हूँ कि आप इससे अपनी होम कंजप्शन भी ले सकते हैं कि आपका सारे दिन में डाटा, आपके सारे दिन में कंजप्शन क्या हो रही है। अब यहाँ पे जितनी भी जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस अवेलेबल हैं मोस्टली वो सिर्फ और सिर्फ एज ए जीरो एक्सपोर्ट काम कर रही है, वो स्मार्ट मीटर के तौर पे काम नहीं करती। हमारे क्लाइंट की सबसे फोरमोस्ट डिमांड ये होती है सोलर लगवाने के बाद, यार मुझे ये बताओ कि मैंने बिजली दी कितनी वापडा को, उससे ली कितनी और मैंने घर में क्या इस्तेमाल किया, ठीक है। उस चीज का जवाब हमारे पास किसी के पास भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस तरह की मॉनिटरिंग डिवाइस अवेलेबल नहीं होती। तो ये वाला जो मीटर है ये आपकी होम कंजप्शन को भी रिकॉर्ड करता है, ये वाला मीटर आपके जीरो एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको एज अ जीरो एक्सपोर्ट ले लेते हैं पैकेज के अंदर तो नेक्स्ट आप इसके साथ होम कंजप्शन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ऑलमोस्ट सारे इन्वर्टर्स के ऊपर जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में सबके ऊपर एक ही तरह से लगती है। आपने जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को वहां पे कनेक्ट करना है जहां से आप कोई भी लोड नहीं निकाल रहे। मतलब कि आपके वापडा के मीटर से जो 3 फेज की लाइन आ रही है, ठीक है, आपने डीपी से पहले इस मीटर को कनेक्ट करना है जहां से आप कोई भी और लोड नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमने कंजप्शन को देखते हुए उसने जीरो एक्सपोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप मिसाल के तौर पे आपने सेकंड फ्लोर पे इन्वर्टर लगाया है और वहां पे जो 3 फेज की लाइन आ रही है वहीं पे जीरो एक्सपोर्ट लगा देते हैं तो जीरो एक्सपोर्ट कभी भी काम नहीं करेगी। जीरो एक्सपोर्ट अल्टीमेटली आपको मेन डीपी से पहले लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ग्रिड है, ग्रिड के बाद मीटर है, मीटर के बाद ये जीरो एक्सपोर्ट लगी है, देन आपके घर के अंदर तार जा रही है। जितनी भी बिजली पास ऑन होनी है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पावर पास ऑन होनी है वो सारी के सारी इस मीटर के थ्रू पास ऑन होगी। तो ये मीटर आपको एग्जैक्ट फंक्शन करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं करेगा।
स्मार्ट मीटर या जीरो एक्सपोर्ट के कनेक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 2 3 4 ऊपर वाले 4 कनेक्शंस हैं, ये इन के कनेक्शंस हैं। 5 6 7 8 आपके आउट के कनेक्शंस हैं। वही मैंने आपको बताया कि जो मीटर से मेन L1 L2 L3 और न्यूट्रल आ रही है उसको आप इनपुट करेंगे और इसके थ्रू करके आप इसके अंदर 100 एम्पीयर की सीरीज है जो कि घर के लिए 40 किलोवाट 50 किलोवाट के लिए बेहतरीन है कि इसके अंदर सीरीज बिल्ट इन है। बहुत सारे जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस इस तरह की आती हैं, इसके अंदर आपको एक्सटर्नल सीरीज लगानी पड़ती हैं, उसमें सीटियों की डायरेक्शन देखनी पड़ती है। सीटियों की डायरेक्शन गलत हो जाए तो फिर भी वो काम नहीं करता, सीटियां सही तरह से कनेक्ट ना करें फिर भी वो काम नहीं करता। तो इसके अंदर बिल्ट इन सीरीज प्रोवाइड की हुई है। आप ऊपर से आप इनपुट करेंगे, नीचे से आप जो सा इसके सीरीज में निकाल लेंगे, बाहर तारे निकाल लेंगे और उसके बाद आप इसको डायरेक्टली इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन किस तरीके से होनी है, आपके पास RJ45 जैक आपने कम्युनिकेशन केबल बनानी है। अगर आप उसकी पिन को उल्टा करके पकड़ेंगे तो सबसे पहले जो आपके पास आएगा वो इस साइड से आप देखेंगे तो पिन 1 से लेकर पिन 8 तक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें 2 तारें यूज करनी है, सिर्फ और सिर्फ वो पिन 1 है और पिन 2 है। इसके अलावा हमने यूज नहीं करनी, बाकी हमारे लिए यूजलेस है। अगर आप पंच भी करना चाहें तो सिर्फ पहले वाली 2 को पंच कर लें, बाकी को बेशक आप छोड़ भी देंगे काट भी देंगे तो कोई इशू नहीं। पिन 1 को आपने कनेक्ट करना है मीटर की पोर्ट A के साथ, पिन 2 को कनेक्ट करना है आपने मीटर की पोर्ट B के साथ। जिस तरह ही आप कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर में कम्युनिकेशन की लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। कम्युनिकेशन की LED थोड़ी देर के लिए ब्लिंक होगी, ब्लिंक होने के बाद आपके स्मार्ट मीटर के ऊपर ये टेलीफोन का निशान आ जाएगा। टेलीफोन का निशान आने का मतलब ये है कि आपका जीरो एक्सपोर्ट मीटर फंक्शनल हो गया। आपका जीरो एक्सपोर्ट करेगा नहीं है लेकिन फंक्शनल हो गया, एज अ स्मार्ट डिवाइस कनेक्ट हो गया उसके साथ। ओके, अब हम जो P2P सेटिंग्स में पहले गए थे, हम लोकल मोड में जाके वहां पे हम जाएंगे और जाके हम एक्सपोर्ट पावर लिमिट की सेटिंग्स को ओपन करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जिस तरह ही आपकी कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगर हो चुकी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वर्टर ये वाला डाटा उठाना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ से आपने इस डाटा को आपको देख के पता लग जाएगा कि आपका जीरो एक्सपोर्ट मीटर कनेक्ट हो गया है। आपने जस्ट एनेबल मीटर को क्लिक करना है। जिस तरह आप एनेबल मीटर को क्लिक करेंगे तो आपका वो जीरो एक्सपोर्ट के तौर पे काम करना शुरू कर देगा। ओके, अब जो स्मार्ट डिवाइस में इतनी देर से कर रहा हूँ, एक्चुअली उसका है क्या वो चीज, ठीक है। तो ये बेसिकली स्मार्ट डिवाइस का ग्राफ है। आपको वो सोलर की जनरेशन भी बता रहा है, आपको घर की होम कंजप्शन भी बता रहा है, आपको ये भी बता रहा है कि नेट एक्सपोर्ट कितना किया आपने। सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा कि मैंने यूनिट इतने बनाए सारे दिन में, आपको ये बता रहा है एग्जैक्टली कि आपने घर में कितने इस्तेमाल किए, आपने सोलर से प्रोड्यूस कितने किए और आपने एक्सपोर्ट कितने किए बाबा। आप बाबा को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। डेली के डाटा के अलावा इसके अंदर मंथली का डाटा भी आएगा और ईयरली का भी डाटा आएगा। ईयरली डाटा में वो आपको बताएगा कि आपने जनरेशन कितनी की, आपने कंजप्शन कितनी की, आपने एक्सपोर्ट कितना किया और इवन आपने वापस से इंपोर्ट कितना किया। और उसके बाद आपको ये बताएगा नेट आपके पास क्या रहा। अगर नेट माइनस में आया तो इसका मतलब है कि आपने इंपोर्ट किया है, अगर नेट प्लस में आया तो इसका मतलब आपने एक्सपोर्ट किया है। ओके, अब हम चलते हैं स्मार्ट ऐप के ऊपर। स्मार्ट ऐप के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं जिनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हमें जरूरत पड़ती रहती है बहुत सारी साइटों के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपने लोकल वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे। लोकल वाईफाई के साथ कनेक्ट करके हम इसके लोकल मोड के ऊपर जाएंगे। लोकल मोड के ऊपर हमें पॉइंट टू पॉइंट मेन्यू में एंटर हो जाएंगे। इसी तरह IP एड्रेस आएगा, IP एड्रेस को क्लिक करेंगे तो आप एक इन्वर्टर के अंदर ब्राउजर में चले जाएंगे। ओके, अब जब आप अंदर जाएंगे इसके इन्वर्टर के अंदर सब मेन्यूज में जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट लिमिट मिलेगी, उसके बाद इन्वर्टर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इन्वर्टर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कौन कौन से सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वर्टर इस तरह के हैं कि जो सेटिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इन्वर्टर के अंदर आप जो सेटिंग चाहेंगे वो आप सेटिंग अपने पैरामीटर आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इन्वर्टर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्वर्टर इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास फंक्शन सेटिंग आ जाएंगी। फंक्शन सेटिंग के बाद ग्रिड कोड की सेटिंग आ जाएगी। ग्रिड कोड कई दफा मैच नहीं करते हमारे साथ। उसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन सेटिंग है, फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन सेटिंग है, रिकनेक्शन टाइम है, एक्टिव पावर सेटिंग है, रिएक्टिव पावर सेटिंग है और उसके बाद हमारी फिक्स पावर फैक्टर सेटिंग है। इन सबको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ ये सारी सेटिंग्स हैं क्या। सबसे पहले आप इन्वर्टर इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करेंगे। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं आ रहा और आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपका जो बगैर LCD का इन्वर्टर है वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप जस्ट इन्वर्टर इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे का सारा डाटा ऐप पे आना शुरू हो जाएगा। राइट साइड पे ऊपर आपके
दिया हुआ है कि L1, L2 और L3 से वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं और एम्पेयर कितने ड्रॉ हो रहे हैं या कितने जा रहे हैं। इस साइड पे आपके PV1 और PV2 आ गया और ये आपकी डेली की और मंथली की जनरेशन आ गई और टोटल जनरेशन आ गई। ओके, अब आप इस अगले टैब में जाएंगे फंक्शन सेटिंग वाले टैब में। तो फंक्शन सेटिंग वाले टैब के अंदर और आगे सब सेटिंग्स हैं। एक्टिव पावर कंट्रोल है, उसके बाद ओवर वोल्टेज रिस्पॉन्स है, ओवर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन फॉर 10 मिनट मीन है, रिएक्टिव पावर कंट्रोल है, एन और पीई ये न्यूट्रल और अर्थिंग, और उसके बाद अगर आपने स्ट्रिंग पैटर्न करनी है तो। अब सबसे पहले हम जो सबसे इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पता है कि हमारे इंस्टॉलर हजरात जो हैं वो या तो अर्थिंग करते नहीं है या अर्थिंग करनी नहीं आती, ठीक है। मोस्टली 90% इंक्लूडिंग मी, मैं भी किसी जगह पे डंडी मार जाता हूँ अर्थिंग करते हुए कि यार कौन सा किसी ने चेक करनी है। तो एज यू नो, जिस तरह आपने कंपनी इंट्रोडक्शन के अंदर भी देखा कि ये बेसिकली इसके अंदर SMA सनी बॉय और SMA वगैरह का इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी जर्मन टेक्नोलॉजी को लेके आई है। अब जर्मन टेक्नोलॉजी हमें फोर्स करती है कि हम सारे के सारे सेफ्टी पैरामीटर्स पहले पूरे करें, उसके बाद इन्वर्टर ऑन होगा। इवन देन जब ये हमारे पास इन्वर्टर नया नया आया तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 दिन लगा मुझे समझना है ये इन्वर्टर ऑन क्यों नहीं हो रहा। मैंने चाइनीज से बात की, मैंने कहा इन्वर्टर क्यों नहीं ऑन हो रहा। उन्होंने मुझे कहा आपने अर्थिंग की है। मैंने कहा यार वो क्या होती है अर्थिंग, तो मैंने की नहीं है, मैंने तो जस्ट तारे लगाई और इन्वर्टर चलना चाहिए जिस तरह हमारा टिपिकल इंस्टॉलर करता है। तो वो कहते हैं यार अर्थिंग करोगे तो ये चलेगा। खैर हमने उनको फोर्स किया, हमने कहा यार पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम हर किसी को फोर्स नहीं कर सकते इन्वर्टर के ऊपर। सोशल मीडिया का दौर है, लोग इन्वर्टर उठा के सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं भाई नॉक्स का इन्वर्टर नहीं चल रहा, ठीक है। अपनी गलती तो किसी ने माननी नहीं है उसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ये किया NPE। आप इस फंक्शन को अगर जाके डिसेबल कर देते हैं तो आपको वहां पे अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अर्थिंग वाला सिस्टम बाईपास कर देगा। उसके बाद अक्सर इस तरह होता है कि हम लोग केबल बचाने के लिए या केबल हमारी मजबूरी होती है कई साइटों के ऊपर से हमने 16 पैनल्स